ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं रानन को, जो कि हमारी तरह खुद भी परेशान थी कि न जाने यहाँ पर उसके लाइफ के स्ट्रगल्स कब खत्म होंगे। बिकॉज यहाँ पर एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है। एंड तब तक उसके हाथ में एक टेम्पलेट होता है जो कि लू फैमिली के ग्रैंडसन लू के बारे में था। एंड वो सभी लोग मिलकर उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। बस दिक्कत एक थी कि मिस्टर लू यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट में है, यानी कि कोमा में। उनकी बॉडी फुली पैरालाइज्ड है। रैनन यहाँ पर उस एडवर्टाइजिंग को देखकर कहने लग जाती है कि डॉग भी इससे शादी न करे। लेकिन जब वो उसे फेंकने वाली थी तब वो प्राइस मनी देख रही होती है कि मिस्टर लू से शादी करने पर यहाँ पर ब्राइड को 100 मिलियन मिलेंगे। ये देखते वो कहने लग जाती है कि डॉग शादी करे या ना करे, मैं तो जरूर शादी करने वाली हूँ। एंड वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर उसे लो मेंशन में देखते हैं। रानन सोच रही थी कि इतना दिखने में हैंडसम दिखता है, बस दिक्कत ये है कि वेजिटेटिव स्टेट में है। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसे ले तो रही हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। ऐसा बोलकर यहाँ पे वो उसके शर्ट के बटन्स को अनबटन करती है। एंड एप्स देखती शॉक हो जाती है कि ये तो इतने टाइम से इस बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके एप्स वैसे के वैसे ही है। बट जब वो उसे टच करती है तब यहाँ पर लो के फिंगर्स मूव होते हैं और वह दूसरी ओर रानन की शक्ल यहाँ पर टमाटर की तरह लाल हो जाती है। अब वो अपने आप को समझाती कि नहीं, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से इसकी बॉडी को वाइप कर लेती हूँ। एंड जब वो करने जाती है तब यहाँ पर लू उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक देता है। रानन को तो 2 सेकंड के लिए लगता है कहीं भूत ना आ गया हो इसके अंदर, पर यहाँ पर लू एक्चुअल में मूव कर रहा था। आंटी आधी पूछने लग जाती है कि इस कमरे से शोर कैसा आ रहा है। एंड जब यहाँ पर वो अपने बेटे को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है कि उनका बेटा फाइनली यहाँ पर अब उठ चुका है। एंड आंटी यहाँ पर रानन को अपने घर का गुड एंजल मानने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम हमारे घर पे लकी एंजल बनकर आई हुई हो। जिसके बाद यहाँ पर रानन को समझ ही नहीं रहा था कि उसके सिर्फ टच करने से लू होश में कैसे आ सकता है। आंटी तुरंत यहाँ पर डॉक्टर को कॉल लगाती है। एंड डॉक्टर वहाँ पर आकर चेकअप कर बताते हैं कि सब कुछ तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन अभी तक मिस्टर लू के पैरों में जान आई नहीं है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर टाइम लगेगा और ट्रीटमेंट को समय लग सकता है। आंटी कहती है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट यहाँ पर वो अभी के लिए उठ तो चुका है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैरों का क्या है, धीरे धीरे ट्रीटमेंट के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएंगे। एंड डॉक्टर वहाँ से उन्हें गुड लक बोलकर चले जाते हैं। लू यहाँ पर पूछने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये लड़की कौन है। तब आंटी यहाँ पर लू को उसकी न्यू वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाती है। एंड जैसे यहाँ पर बताती है कि रानन उसकी वाइफ है, ये सुनते ही यहाँ पर लू तुरंत डिसएग्री कर देता है। बेचारी रानन यहाँ पर सैड हो जाती है कि लगता है यहाँ पर रिच वाइफ बनने के सपने सपने ही रह जाएंगे और उसके 100 मिलियन उसे मिल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आंटी थी जो कि डिसएग्री करी थी लू के डिसएग्रीमेंट से, ये कहते हुए कि नहीं, तुम कितना भी ना क्यों ना बोलो, वो तुम्हारी वाइफ ही है और ऐसे भी वो आगे जाकर लू परिवार के बेटे को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही यहाँ पर रानन हैरान हो जाती है और आंटी से कहते कि बट इन चीज़ों की बात तो हुई नहीं थी। आंटी कहने लग रहे थे कि देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक बेटी को जन्म दोगी या फिर बेटे को, बस तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को ला दो इस दुनिया में और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर 1 बिलियन दूंगी। रानन यहाँ पर सोचती है कि हैंडसम हस्बैंड मिला है, वो भी रिच, वो इस घर पर रहेगी तो वो अच्छे से घर पर रह पाएगी, फ्री के खाने पीने खा पाएगी और उसी के साथ साथ इन दी एंड उसे 1 बिलियन भी तो मिलेगा। आंटी को लगा था कि रानन मना कर देगी, लेकिन नहीं, रानन तो यहाँ पर तुरंत ही हाँ कह देती है। आंटी खुश होकर अपना खानदानी ब्रेसलेट निकाल कर इसे देने लग जाती हैं और ये ब्रेसलेट को देखकर रानन को पता होता है कि ये तो ऑक्शन में यहाँ पर 2 मिलियन की मिल रही थी, यानी कि वो शुरुआत से यहाँ पर एक मिलियनर तक बन ही चुकी है और अब यहाँ पर इस ब्रेसलेट की खातिर उस आंटी को खुश करना ही पड़ेगा। वो उनसे कहते कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, एक क्या मैं यहाँ पर ट्रिपलेट्स का जन्म दूंगी। ये सुनती आंटी यहाँ पर और खुश हो जाती है। पर दूसरे यहाँ पर लू बोलना चाहता था, पर दोनों में से कोई भी लू की बातें सुनती ही नहीं है। एंड आंटी यहाँ पर रानन को ऑल द बेस्ट बोलकर जाती हैं। एंड उनके जाने के बाद रानन यहाँ पर लू से कहती कि मैं तुम्हारी बॉडी को वाइप करी थी, वो चीज़ पूरी नहीं हुई है तो मैं कंटिन्यू कर दूँ। बट यहाँ पर लू कहता कि देखो, अपने सभी वाइल्ड थॉट्स को साइड में रख दो, बिकॉज यहाँ पर मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। रानन कहती कह रहे ऐसे कैसे नहीं। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसके सामने बैठ जाती है और उसे आँख मारना शुरू कर देती है।
जैसे कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। बट यहाँ पर उसकी ये चाल काम नहीं आती, तो वो उसके यर्स के पास चली जाती है एंड लू उसे वहाँ से हटा देता है। ये कहते हुए कि दूर रहो मुझसे, मुझे ऑर्डिनरी वुमेन्स नहीं पसंद। जानन को गुस्सा आ जाता है, वो उस पर चिल्लाती है, कहती कि मैं तुम्हें ऑर्डिनरी नजर आती हूँ? देखना वह मैं तुम खुद यहाँ पर मेरे पीछे पीछे आओगे और बोलोगे कि प्लीज मेरे साथ रह लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा बोलकर वो गुस्से में बैठ जाती है और उसे मार कर बैठती है। लो वही दूसरी यहाँ पर जानन के हर एक मूव्स को याद कर रहा था, बट सोचता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी वुमन के लिए कभी भी फॉल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, आंटी यहाँ पर जानन से पूछने लग जाती है कि आखिर प्रोग्रेस कितना हुआ है। एंड लो को तभी इरिटेट हो जाता है बिकॉज उसकी मम्मा हाथ धोकर जो पीछे पड़ चुकी है। रानन आंटी को बताती है कि आपको तो पता ही है आपके बेटे के अंदर कितना ईगो भरा हुआ है, इसलिए फिलहाल मुझे यहाँ पर समय लगने वाला है। आंटी कहते कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम आराम से ले लो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। एंड लू फिर वहाँ से जाने लग जाता है सोने के लिए, तो आंटी भी उस पर गुस्सा करने लगती है कि सोना सोना सोना, पूरा दिन सोते रहोगे तो तुम्हारे लेग्स रिकवर कैसे होंगे। रानन कहते कि माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, लो की रिकवरी मेरे पर छोड़ दीजिए और कोई भी टेंशन मत लीजिए। एंड जब यहाँ पर वो अपने बेडरूम में था, तब रानन आ जाती है ऑयल से उसके लेग्स को मसाज करने के लिए, बट वो उसे तुरंत ही मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, व्हाट इफ तुम यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगी तो। रानन कहते कि अरे मैं सब कुछ यहाँ पर आंटी के लिए कर रही हूँ, मीनिंग मॉम के लिए कर रही हूँ, तुम्हें तो पता है कि वो तुम्हें लेकर कितना टेंशन लेती है और मसाज करने से तुम्हें थोड़ी ना मैं सेड्यूस कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो बैठती है और उसी इंटेंशन के साथ कि यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर वो जोर जोर से मसाज करती है, पर फिर भी यहाँ पर लू को अपने पैरों में कुछ फील नहीं होता। लेकिन जैसे यहाँ पर धीरे धीरे अपने फिंगर्स को मूव करती है, लू को यहाँ पर इंटेंस फील होने लगता है, जहाँ पर वो रानन को तुरंत ही रोक लेता है एंड रानन यहाँ पर धीरे 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 उसके क्लोज आ जाती है। जब वहाँ पर आंटी अचानक से आती है, तब वो सोचती कि अरे माफ़ करना, मैं गलत समय पर आ गई, एंड वहाँ से भागकर जाने लग जाती है, जहाँ पर लूबी मॉम को रोककर समझाना चाहता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही चुकी थी। वो उसे कहने लग जाता कि देखा मैंने कहा था ना कि तुम मेरे पैरों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगी। वो कहती कि अगर पैरों से मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा सकती थी तो कब का उठा लिया होता, यहाँ बैठ के मसाज नहीं कर रही होती। एंड ऐसे भी अब यहाँ पर तुम्हारे पैरों को पानी से धोना जो पड़ेगा, इतने ऑयल जो लग चुके हैं। एंड यहाँ पर वो उससे पानी का टेम्परेचर पूछने लग जाती है। लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मुझे यहाँ पर कुछ फील नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर उसका प्लान शुरू हो जाता है। रानन यहाँ पर उसे मिल्क पीने के लिए देती है, वह जानबूझकर वही मिल्क उसके शर्ट पर गिरा देती है, जिससे लू को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं वाइप कर देती हूँ, लेकिन वो डॉल लेकर फेंक देता है, कहता है कि वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती कोई बात नहीं, मैं चेंज करा देती हूँ, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो उसके बटन्स ओपन करने जा रही थी। लेकिन यहाँ पर लू बहुत गुस्से में होता है, वो उसे अपने आप से दूर कर देता है एंड कहता है कि देखो तुम्हारी ये छोटी मोटी चाल मुझ पर काम नहीं आने वाली, यहाँ से जाओ और जाकर वैंगमा को बुलाओ। तब जानन यहाँ पर साड हो जाती है, और जब लू ने आंखें बंद की थी तब वो उसे पंच मारी होती है, लेकिन लू के मुंह खोलते ही जोर का पंच उसके मुंह पर लग जाता है और जानन यहाँ पर साड हो जाता है कि कहीं उसके 1 बिलियन ना चले जाए। लू उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे यहाँ पर थप्पड़ और पंच मारे जा रही हो। जानन कहते कि नहीं, गलत फहमी हुई है, मैं तो बस यहाँ पर एक हैप्पी डांस करी थी तुम्हारा मूड थोड़ा सा लाइट करने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम अपना फेस मेरे हाथों के पास लेकर आ जाओगे। वो कहता है कि अच्छा तो तुम हैप्पी डांस करी थी। वो कहते कि हाँ रुको अभी कर बताती हूँ, एंड वो यहाँ पर उसे डांस कर बता रही होती है, जहाँ पर लू चिल्लाते रह जाता है और फाइनली उसका वो गाना और डांस खत्म हो जाता है। रानन कहती कि पसंद तो आया ना, एंड इतने में यहाँ पर आंटी की आवाज़ आती है कि आखिर लू क्यों इतना चिल्ला रहा है। रानन कहते कि कोई बात नहीं माँ, मैं उसे फुट मसाज दे रही हूँ और शायद से पानी से गर्म लग रहा होगा। आंटी यहाँ पर रानन को थैंक यू बोल रही होती है इतने दिनों से लू का ध्यान रखने के लिए। रानन कहती कि माँ ये तो मेरा फर्ज बनता है ना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और लू अपनी मॉम से कहता कि आप इसकी अच्छी मीठी मीठी बातों में मत आइए, ये लड़की बहुत स्मार्ट है। तो रानन रोने लग जाती है, कहती कि यहाँ पर एक तो मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, ऊपर से तुम मेरे बारे में बुरी बुरी बातें किए जा रहे हो और कंप्लेन किए जा रहे हो। आंटी कहती कि देखो ऐसे भी मैं मेरे बेटे की बातों को सीरियसली लेती नहीं हूँ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो,
ये चेक रखो, तुमने जो मेहनत की है उसका फल। एंड रैनन यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। आंटी बोलते कि बस इतनी ज़्यादा खुशी मुझे एक बार दे दो, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जब हाथ में आएंगे तब। अब देरी हो रही है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों रेस्ट कर लो। और वो उसे इशारे कर कर जाती है तो रैनन बिस्तर के पास चली जाती है। लू कहता है कि क्यों, आज तुम यहाँ पर बेड पर सोगी? वो कहती है कि क्यों, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बेड शेयर करूँ? और यहाँ पर से वो उसे पकाने लग जाता है। वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं सोफा पर मेरे 10 मिनट के साथ सो जाऊंगी। एंड फटाक से सोफा पर जाकर सपने देखना शुरू कर देती है कि अब आखिर वो इन 10 मिलियन से क्या क्या खरीदने वाली है। एंड लो उसे देखकर यहाँ पर गोल्ड टिगर बुला रहा था मन ही मन। और रैनन सोफा से नीचे गिर जाती है। लू को उस चीज के लिए बुरा जरूर लगता है, बट क्या करे, वो चल नहीं पा रहा था, वरना जाकर वो उसकी मदद जरूर करता। यहाँ पर वो रैनन से कहता है कोई बात नहीं, आकर तुम बेड पर सो सकती हो, लेकिन हाँ मुझे टच मत करना। रैनन कहते कि फिक्र मत करो, टच नहीं करूंगी। और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे हग करने लग जाती है। वो उसे कहता है कि अरे मैंने अभी अभी कहा कि मुझे टच मत करना। रैनन कहता है कि टच थोड़ी ना किया है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर कर्नल करते हुए सोना चाहती हूँ और कर्नल की बात तुमने नहीं की थी। ऐसा बोलकर वो सोने लगती है और वो उसे हटने के लिए कहता है। रैनन बोलते कि अब अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मैं तुम्हें किस कर दूंगी। जहाँ पर वो कम्प्लीटली टमाटरों की तरह रेड हो जाता है। अब बट अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता। और रैनन सोने से पहले यहाँ पर से गाले पक्के जरूर करती है। और जब यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उस समय यहाँ पर रैनन का हाथ कहीं और ही जा रहा था। लू इतने में यहाँ पर से गुस्सा कर कर रोकने लग जाता है और आंटी उस आवाज से बेडरूम में आ जाती है पूछने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। तब यहाँ पर लू आंटी को कंप्लेन करने वाला था, लेकिन इसके पहले यहाँ पर रैनन चली जाती है कहते हुए कि देखो ना मम्मा, मैं अभी तक यहाँ पर उठी भी नहीं थी और इससे मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आंटी कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ चुकी हूँ ना, मैं देखती हूँ कि आखिर ये तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है। लू कहने लग जाता है कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा हूँ या फिर वो आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, जहाँ जब देखो तब आप उसी का साइड लेते रहते हो। एंड आंटी एक बार फिर से यहाँ पर उसे इग्नोर कर देती है। वो रैनन से ही बात कर रही थी। लू कहने लग जाता है कि क्या मेरी वैल्यू इस घर पर कुछ है भी या फिर नहीं, या फिर मैं आपको विजिबल नहीं हूँ, आपके लिए मैं इनविजिबल बन चुका हूँ। आंटी कहते कि तुम यहाँ पर नहा धोकर रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुम्हें स्टार मॉल लेकर जाऊंगी, वहाँ पर हम शॉपिंग कर सकते। ये सुनती यहाँ पर रैनन बहुत खुश हो जाती, बिकॉज वो एक ऐसा मॉल था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकदम रिच पीपल आया करते खाने के लिए या फिर खरीदारी करने के लिए। तो वो कहते कि ओके मम्मा, ऐसे भी यहाँ पर लू के पजामेस खत्म हो गए हैं, एकदम थोड़े बहुत बचे, तो उस चीज़ की भी यहाँ पर शॉपिंग कर लेंगे। आंटी लू से कहती कि देखा तुम्हारी वाइफ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, उसे हर एक चीज़ के बारे में पता है तुम्हारी, और तुम हो कि उसके बारे में जब देखो तब यहाँ पर कंप्लेन करते रहते हो। लोग आने लग जाते हैं कि एक सेकेंड आप मेरी बात तो सुनिए। आंटी यहाँ पर उसे वापस से इग्नोर कर देती है। एंड यहाँ पर रैनन से कहती है कि मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तब तक तुम यहाँ पर फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। लू से यहाँ पर हिपोक्रेट बुलाने लग जाता है। रैनन कहते कि मुझे एक बात बताओ, मैं हिपोक्रेट कैसे हुई? ऐसे भी ये दोनों सिचुएशन हम दोनों के लिए एकदम इक्वल है। तुम बता एक बार सोच कर देखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लू फैमिली का ख्याल रखूंगी, एक अच्छे से चाइल्ड को बर्थ दूंगी, और उसके बदले में तुम यहाँ पर मेरे फाइनेंशियल खर्च उठाना, हो गया ना तुम्हारा भी प्रॉफिट और मेरा भी प्रॉफिट। ये सिचुएशन हम दोनों के लिए विन विन है, एक बार दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा। तब वो उसे इग्नोर करने लग जाता है और खुद उठने की कोशिश करता है। तो रैनन कहते कि तुम्हारे पैर तो हिलने भी नहीं वाले, मेरे बिना तुम कोई काम नहीं कर सकते। बट यहाँ पर धीरे धीरे उसके पैर मूव कर रहे थे और वो उसे कहता कि क्यों रैनन, अब तो तुम्हारे अच्छे दिन गए। रैनन उसके पास जाते हैं, कहते कि बोलो मत, मैंने यहाँ पर कंटिन्यूसली तुम्हारे पैरों में मसाज किया, तुम्हें फुट थेरेपी दिया, तब जाकर तुम यहाँ पर थोड़ा मूव कर पा रहे हो, और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर रैनन लू के बहुत क्लोज आती है। लू कहता कि देखो मेरे पैर नहीं चलते, बट मेरे हाथ चलते, मैं तुम्हें धक्का दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर रैनन बटन प्रेस कर दूर हो जाती है, जिस बटन से यहाँ पर अलार्म बजता है। एंड आंटी डॉक्टर दोनों यहाँ पर जल्दी से भागकर वहाँ आ जाते हैं। रैनन बताती है कि लू के पैर थोड़े बहुत मूव हो रहे हैं, और ये सुनती आंटी और खुश हो जाती है और डॉक्टर को चेकअप करने के लिए कह देती हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर चेक करते हैं एंड लू का जो लेग था वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, विच मीन्स उसके लेग को यहाँ पर फील होना शुरू हो चुका है। डॉक्टर बताने लग जाते हैं बट फिर भी चलने में समय थोड़ा ज़रूर जाएगा, इसके लिए मैं अलग से मेडिसिन यहाँ पर आप लोगों को लेकर दे दूंगा। एंड आंटी यहाँ पर रैनन को थैंक यू बोलने लग जाती है। लू कहता है कि आपको डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि इस हिपोक्रेट गोल्ड डिगर को। आप लोगों को लगता है यहाँ पर न जाने क्या हो चुका है,
ये सुनते यहाँ पे रानन रोने लग जाती है एंड कहते कि देखा मुझे कितने बुरे शब्द से यहाँ पे लोग बुला रहा है, ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। एंड आंटी यहाँ पर रानन को शांत करने लग जाती है। लो तो यहाँ पर देखते ही रह जाता है कि किस तरीके से उसकी मम्मा यहाँ पर कम्प्लीटली रानन की हो चुकी है। एंड आकर यहाँ पर आंटी लो पर बहुत चिल्लाती है, जहाँ पर रानन पीछे से उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। लो कहते कि पीछे तो देखिए वो क्या हरकतें कर रही है। एंड आंटी बोलते कि तुम बार बार यहाँ पर से परेशान करना बंद करो, और ठीक है अगर तुम्हें नहीं लगता कि रानन की वजह से तुम ठीक हुए हो तो अब से अपना खुद का ध्यान खुद ही रख लेना बेटा, न जाने यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा। ऐसा बोलकर वो रानन से कहते कि चलो हम जाकर यहाँ पर शॉपिंग करते। रानन कहते कि हाँ माँ, लू के लिए भी तो शॉपिंग करनी है। आंटी बोलते कि जरूरत नहीं है इसके लिए इतना ग्रेटफुल बनने की, ये इंसान इन दी एंड यहाँ पर तुम्हारी कंप्लेन ही करने वाला है। ऐसा बोलकर वो रानन को लेकर वहां से चली जाती है, जहाँ पर रानन जाते हुए भी उसे चढ़ाकर जाती है। रानन यहाँ पर सोचने लग जाती है कि वो लोग शॉपिंग करने आए हैं या फिर फैशन शो देखने आए, बिकॉज रिच लोगों की शॉपिंग करने का तरीका एकदम ही अलग है। मॉडल्स यहाँ पर कपड़े पहनकर वॉक कर रहे और वो लोग फिर कपड़े सिलेक्ट करेंगे, जिनके बाद स्पेशली यहाँ पर उनके साइजेस के अकॉर्डिंग सेम कपड़े बनेंगे। हाँ, ऐसे लाइफ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिच लोग कर सकते हैं। तब तक यहाँ पर आंटी को कॉल आ जाता है। आंटी रानन से कहती है कि तुम यहाँ बैठकर सिलेक्ट करो, तब तक मैं इंपॉर्टेंट कॉल पिक कर आती हूँ। एंड यहाँ पर स्टाफ एक एक करके रानन को बता रही होती है कि आखिर रानन के हाथ पर उसके फेस पर कौन सी वाली रूबी ज़्यादा झलकेगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन तब तक यहाँ पर आ जाता है जैंग। जैंग असल में यहाँ पर रानन का बॉयफ्रेंड नहीं होता। जैंग वो पर्सन था जिसने यहाँ पर रानन को प्रपोज किया था और रानन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब रानन कोशिश करी थी कि वो उससे बात न करे, पर जैंग कहने लग जाते कि क्या हुआ, मुंह क्यों छुपा रही हो, कहीं तुम्हें ये तो डर नहीं ना कि तुम मुझे देखोगी और एक बार फिर से मेरे प्यार में पड़ जाओगी। रानन कहते कि देखो मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, तुमने मुझे नहीं। वो कहते कि हाँ हाँ सब याद है मुझे, और ये भी बताए कि तुम फिलहाल यहाँ पर मुझे रिजेक्ट कर कर कितना रिग्रेट कर रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ पर वापस आ चुका हूँ, तुम्हारे पास एक और मौका है। रानन स्टाफ से पूछती कि प्लीज़ मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हूँ और कोई आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो क्या मैं उसे धक्के मारकर वहाँ से निकलवा सकती हूँ। जैंग कहने लग जाता कि आई नो रानन, तुम ये सब मुझे यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए कर रही हो। ओके, तुम सक्सेसफुल रही, अब यहाँ पर एम्बैरस फील मत करो बिकॉज मैंने यहाँ पर तुम्हें एक्सपोज तो कर दिया है। ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं लू कंपनी में वर्क करता हूँ, मेरी सैलरी यहाँ पर 8000 यॉन है, मैं उनकी सेल्स टीम को लीड करता हूँ। अब ये सब कुछ सुनकर तो तुम्हें बहुत रिग्रेट हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्रेसलेट खरीद देता हूँ, ये लो कार्ड, इसके अंदर 2000 यॉन है, खरीद लो, जो ब्रेसलेट पसंद है ले लो अपने लिए। तब यहाँ पर स्टाफ्स मना करने लग जाती हैं। वो कहते हैं कि देखो टेंशन मत लो, वो मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड बन ही जाएगी तो उसके लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। स्टाफ बताते कि सर ऐसी बात नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर ब्रेसलेट्स और ज्वेलरीज की स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर 8,88,000 यॉन है, आप यहाँ पर 2000 यॉन से तो हमारे यहाँ के सॉक्स भी नहीं खरीद सकते। और ये सुनते यहाँ पर उसके होश उड़ जाते कि इतने महंगे ज्वेलरी और ये रानन खरीदने आई है। रानन कहते कि क्यों, लग गया झटका। जैंग उसे कहते कि अपने बारे में सोचो, तुम कहाँ से ये सब अफोर्ड कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर तब तक आंटी आ जाती है जो कहती कि क्यों नहीं, रानन ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती है। जैंग बोलने लग जाते कि अब आप कौन है। तब आंटी बताते कि मैं रानन की मदर इन लॉ, एंड तुम कौन हो जो कि यहाँ पर रानन को ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो। जैंग अपने बारे में बताता कि मैं रानन का लवर हूँ, आई मीन रानन मुझे पसंद क्या करती थी। एंड आंटी इस बात पर यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि या तो तुम्हें यहाँ पर झूठ बोलने की बहुत अच्छी आदत है या फिर तुम मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आए हो, बिकॉज तुम्हारी शक्ल देख के नहीं लगता कि मेरी बहू किसी ऐसे डोंकी फेस वाले इंसान को भी पसंद कर सकती है। और ऐसा जब वो बोलती है सब वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। जैंग कहने लग जाता है कि ज्यादा डींगे मारना बंद करो, ऐसे भी यहाँ पर ज्वेलरी के प्राइसेस तुम्हें क्या पता होंगे। आंटी बोलते कि देखो मैं जब शॉपिंग करती हूँ मेरे लिए मेरी बहू के लिए तो मुझे पैसे जानने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो स्टाफ को सभी लेटेस्ट कलेक्शन पैक करने के लिए बोल देती है। रानन कहते कि माँ ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। आंटी बोलते कि अरे इससे तुम ज्यादा बोल रहे हो, ये तो बस आज की अभी की शॉपिंग है, आगे शॉपिंग करना तो बचा हुआ है। जैंग कहते कि मार लो होशियारी मार लो, पेमेंट के टाइम सब कुछ पता चल जाएगा। एंड फिर यहाँ पर जैसे ही पेमेंट का टाइम आता है
इजली आंटी यहाँ पर अपने कार्ड से पे कर देती है। लेकिन ये सभी बातें जैंग से डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होती हैं। जैंग समझ जाता है कि ये लेडी तो कुछ ज्यादा ही रिच है। तब वो यहाँ पर जानन के बैकग्राउंड के बारे में बात करने लग जाता है, ये कहते हुए कि आपको पता नहीं होगा कि जानन यहाँ पर एक मिस्ट्रेस की बेटी है। ये सुनते ही यहाँ पर जानन उसे धक्का दे देती है एंड आंटी को जानन कहती है कि माँ प्लीज आप उसकी बातों को यहाँ पर बिल्कुल मत सुनिए। बट आंटी यहाँ पर उसका हाथ छोड़कर जाने लग जाती है और जानन को समझ आ जाता है कि बचपन में भी कोई उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता था और अभी भी कोई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आंटी तो जैंग को थप्पड़ मारने के लिए जा रही थी, ये बोलते हुए कि मेरी डॉटर इन लॉ का बैकग्राउंड जो भी हो, तुम्हारा इतना बैकग्राउंड तो बना नहीं है, यानी कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है जहाँ पर तुम मेरी डॉटर इन लॉ या उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ कमेंट पास कर सको। ऐसा बोलकर वो उसे इतना पिटती है कि वो वहाँ से चला जाता है। एंड जानन को यहाँ पर फील हो रहा था कि जैसे आंटी उसकी खुद की मॉम हो, खुद की फैमिली का एक हिस्सा हो। तब आंटी यहाँ पर जानन से बोलती है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है और यही तुम्हारी खासियत है, चलो अब शॉपिंग करने चलते। रानन तुरंत मना कर देती है कि ऑलरेडी उन्होंने इतना सब कुछ खरीद लिया। आंटी बोलती कि अरे मैंने तुमसे कहा ना, अभी अभी हमने शुरुआत की है, अभी तो आगे की शॉपिंग बची हुई है। एंड आंटी को यहाँ पर एक ड्रेस पसंद आती है। आंटी रानन से कहती है कि देखो ऐसे भी यहाँ पर तुम दोनों के बीच का प्रोग्रेस आगे ही नहीं बढ़ा है। रानन सैड हो जाती है। आंटी बोलती कि उदास मत हो, मुझे पता है कि तुम अपना 100% दे, लेकिन गलती यहाँ पर मेरे बेटे की है। अब क्या करे, वो है बहुत इगोइस्टिक पर्सन, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड यहाँ पर वो चाहती थी कि जानन सेक्सी सेक्सी ड्रेसेस पहने। उन कपड़ों को देखकर जानन कहने लग जाती है कि आपको नहीं लगता कि कपड़े कुछ ज़्यादा रिवीलिंग है? और फिर ना जाने यहाँ पर लोगों को गुस्सा आ गया और उसे मुझे कमरे से निकाल दिया। तो आंटी बोलती कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी मर्जी है वो पहनो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, और अगर उसने तुम्हें रूम से निकाला तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। जब यहाँ पर वो शॉपिंग कर घर पर आती है तब वो उसे कहते कि मैं चेंज लेकर आती हूँ। लू यहाँ पर समझ जाता है कि मॉम ने उसे जरूर यहाँ पर नाइट ड्रेसेस दिलाई होंगे मुझे सेड्यूस करने के लिए, और वो जैसी आती वो कहने लग जाता कि देखो इन कपड़ों से कुछ नहीं होने वाला। रानन पूछते कि क्या हुआ, तो वो सोचने लग जाते कि अरे इसने तो यहाँ पर नॉर्मल कपड़े पहन रखे। तब वो उसे कहने लग जाते कि कुछ नहीं, वो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। एंड वो उससे बात करने के लिए शांति से बैठाता है एंड पूछता कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ बच्चे करना चाहती हो। रान बोलते कि हाँ हाँ चलो अच्छा तुम्हें समझ तो आ गया। तो वो कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? और रानन का उस चीज़ को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि देखा तुम मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करती हो, और जब हम यहाँ पर एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर बच्चे पैदा कर कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ मेरे लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल है और तुम्हारे लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल है। रानन यहाँ पर सोच पड़ जाती है। वो कहता है कि देखो ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, तुम यहाँ पर रह सकती हो जब तक यहाँ पर मेरे पैर कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते, और उसके बाद हम एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। रानन इस बात को लेकर अपसेट होती है कि उसे यहाँ पर अब मॉम से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तब वो उसे कहती को उदास मत हो, डिवोर्स के बाद मैं भी तुम्हें यहाँ पर 1 बिलियन दे दूंगा। रानन कहते हैं कि मुझे एक और रिक्वेस्ट करनी है। उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर रानन को रियलाइज हुआ होगा कि वो उसे पसंद करती है और वो अभी एक्सप्रेस करेगी, बट नहीं, रानन उसे ये रिक्वेस्ट करती है कि क्या डिवोर्स के बाद में यहाँ पर वो आंटी को तभी भी अपनी गॉड मदर मान सकती है, बिकॉज वो उनसे बहुत कनेक्टेड है। लुक आने लग जाता है कि ठीक है जो मर्जी है वो करो, बस मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। एंड जब यहाँ पर वो जाने लगती है तब वो यही सोच रहा था कि कोई बात नहीं, अब अगर वो मुझे पसंद नहीं करती है तो ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर जब मेरे पैर हील हो जाएंगे तब उसके इमोशंस हर्ट नहीं होंगे डिवोर्स लेते टाइम। लू यहाँ पर पूछने लग जाता कि तुम सोफा पर सो रही हो। वो कहता कि हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं अब से यहाँ पर तुम्हें बॉदर बिल्कुल नहीं करूँगी, तुम आराम से रह सकते हो। और ये चीज़ यहाँ पर लू को अनकंफर्टेबल लगने लगती है कि रानन उसे बॉदर नहीं करेगी तो कौन करेगा। यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर आंटी बताती है कि कंपनी के काम से उन्हें कंपनी जाना पड़ेगा और आने में थोड़ी सी देरी भी हो सकती है, तो तब तक यहाँ पर रानन को लू का ध्यान रखना पड़ेगा। रानन कहते कि फिक्र मत कीजिए, आप आराम से आइए। एंड उनके जाने के बाद लू यहाँ पर नोटिस करता है कि रानन तो यहाँ पर सेक्सी सेक्सी मेल मॉडल्स की वीडियोस देख रही है, और ये चीज़ यहाँ पर उसे जेलस फील करवाती है। तो वो उसे कॉफ़ी बनाने के लिए कह देता है, और एक सिंपल सी कॉफ़ी नहीं, वो उसे बार बार भेजते रह जाता है। ये कहते हैं कि पहले कॉफ़ी यहाँ पर ज़्यादा कड़वी हो गई है, फिर बाद में कॉफ़ी यहाँ पर ज़्यादा स्वीट हो गई है, तो कभी कॉफ़ी ज़्यादा गर्म थी, तो कभी कॉफ़ी यहाँ पर ज़्यादा ठंडी थी, तो कभी यहाँ पर कॉफ़ी में पानी ज़्यादा था। रानन तो यहाँ पर खुद पागल हो जाती है। वो कहते हैं कि अब देखो
अब कॉफ़ी बराबर से बन गई होगी। तो वो कहता है कि नहीं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं है। वो उसे बोलती कि मैं यहाँ रख देती हूँ, धीरे-धीरे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। वो कहते कि अरे, तुमने तो कल कहा था कि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखोगी और तुम मेरे लिए कॉफ़ी को यहाँ पर कूल डाउन भी नहीं कर सकती। तो वो फूँक मारकर कूल डाउन करने लगती है। उसके लिए नहीं, 10 बिलियंस के लिए। एंड तब तक वहाँ पर भी आ जाती है। रैनन सोचते कि आखिर किसी का लक इतना खराब कैसे हो सकता है। कल शॉपिंग करते टाइम मुझे वो जैक मिल गया था और आज यहाँ पर मैं मिया को देख रही हूँ, वो लड़की जब मुझे यूनिवर्सिटी में इतना बुली करती आई थी। मिया कहते कि मुझे पता चला कि आंटी यहाँ पर बाहर कंपनी में गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँ। लू उसे यहाँ पर ओके बोल देता है। एंड जैसे मिया यहाँ पर रैनन को देखती है, वो कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह, शायद से तुम यहाँ पर नानी बनकर आई रहोगी लू का ध्यान रखने के लिए। लू कहने लग जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो कहते हैं कि कैसे नहीं जानो, ये मेरी कॉलेज में हुआ करती थी और प्लीज इसकी बातों में कभी मत आना, ये लड़की बहुत चालाक है लू। तुम्हें पता है, इसके दिन में 8 से भी ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स हुआ करते थे। ये पैसे अर्न करने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी। ये सुनते ही यहाँ पर लू का पर्सपेक्टिव रानन को लेकर बदलने लगता है। उसे समझ आता है कि रानन यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती है पैसे अर्न करने के लिए, उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ है। रानन कहते हैं कि क्यों मियाँ, तुम्हें यहाँ पर जेलसी फील हो रही है कि मैं लू के बगल में जाकर बैठी हूँ? तो मियाँ कहने लग जाते कि मुझे क्यों जेलस फील होगा, ऐसे भी तुम यहाँ पर नानी हो। रानन कहती कि मैं नानी नहीं हूँ। तो वो से बोलती कि अच्छा, तुम नानी तो कि यहाँ पर लू की गर्लफ्रेंड हो। रानन फिर उसे बता दी कि वो ना लू की गर्लफ्रेंड है ना लू की नानी, वो असल में यहाँ पर उसकी वाइफ है। और ये सुनते मियाँ के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर मियाँ लू से पूछने लग जाते कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, इतनी लो क्लास वाली वुमन इतने बड़े खानदान में शादी कैसे कर सकती है। लू मियाँ से क्लियरली कह देता है कि मुझे ये सभी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मियाँ। मियाँ कहते कि बट बात को समझो, ये लड़की अगर इस घर में आई है तो ये घर की भी रेपुटेशन डाउन कर देगी। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, इसके खुद के फादर यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये एक मिस्ट्रेस की बेटी है और इसकी मॉम ने यहाँ पर अपनी खुद की जान दे दी है। तुम खुद ही सोचो कि आखिर ये किसी के लिए कितना बैड लक बनकर आई है। जानन यहाँ पर उसे धक्का दे देती है एंड कहती कि ऐसी बात नहीं है, मेरी फैमिली के बारे में ये सारी बातें बोलना बंद करो। वो मियाँ कहने लग जाते कह रहे, तुम मुझे रीज़न बता दो कि आखिर तुम्हारे फादर तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी क्यों नहीं है। एंड जानन वहाँ से चली जाती है और मियाँ लोगों को समझा रही होती है कि उसे जल्द से जल्द डिवोर्स लेना चाहिए। लोग क्लियरली कह देते हैं कि मुझे यहाँ पर तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब क्या करना है। एंड वो मियाँ की कोई बातों को नहीं सुनता। रात भर यहाँ पर रानन बहुत ड्रिंक करती है एंड लू सोच रहा था कि उसे अंदर की ओर जाना भी चाहिए या फिर नहीं। वह दूसरे यहाँ पर रानन को वो सभी नॉइज़ सुनाई दे रहे थे, वो सभी टेंट्रम्स, जहाँ पर उसकी मॉम ही उसे दोषी ठहरा रही थी क्योंकि वो एक लड़की है ना कि लड़का। बिकॉज अगर उन्होंने एक बॉय को जन्म दिया होता तो आज उसके फादर ने उस बेटे को भी एक्सेप्ट कर लिया होता और आंटी को भी। लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पर लड़की पैदा हुई है, इस वजह से यहाँ पर ने उसने उन दोनों का अबंटन कर दिया। ये सभी बातों को याद करते हुए यहाँ पर वो बहुत रो रही थी और ड्रिंक किए जा रही थी। एंड फाइनली यहाँ पर लू आ जाता है उसे समझाने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। लू से कहता है कि देखो, यहाँ पे मुझे पता है कि तुम और तुम्हारी मम्मा वैसी नहीं है, तो तुम मुझे बताओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनूंगा। रानन क्लियरली कह देते कि बताकर क्या करूँ जब किसी को मेरी बातों पर बिलीव नहीं होता तो। और ऐसा बोलकर वो ड्रिंक करने लग जाती है। लू से रोकता है, कहते कि नहीं, अब तुमने इनफ ड्रिंक कर लिया, अब तुम और ड्रिंक नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर रानन अपने घर की स्टोरी बता रही होती है कि इस तरीके से उसकी डैड और उसकी मॉम दोनों यहाँ पर कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को डेट करते आ रहे थे और फिर आगे चलकर उन दोनों ने शादी भी कर ली। और शादी की ठीक बाद यहाँ पर उसकी मॉम प्रेग्नेंट हो गई थी। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर यहाँ पर उसके डैड उसे गांव में छोड़कर चले जाते हैं सिटी में जॉब करने के लिए, ताकि वो यहाँ पर उस फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। लेकिन जब यहाँ पर रानन 5 साल की हुई तब तक उसके डैड वापस लौटे नहीं थे एंड यहाँ पर उसकी मम्मा उसे सिटी लेकर गई थी। एंड तब वहाँ पर जाकर पता चला था कि अंकल ने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली है और वो नहीं अपनी मम्मा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे और ना ही यहाँ पर उसे खुद एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे बिकॉज वो एक लड़की थी। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी जब घर वापस आई तब उन्होंने केस फाइल करने का सोचा, बट तब उन्हें पता चला कि उन्होंने जहाँ शादी की थी वो जो सर्टिफिकेट था वो एक फेक सर्टिफिकेट है, ना कि रियल वाला। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी ने ज़िंदगी भर अपने आप को और मुझे दोषी ठहराया और उसके बाद उसकी मम्मा ने यहाँ पर रिवर में कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ पर वो रानन से पूछने लग जाते
तुम्हारी मॉम ने तुम्हें गिल्टी फील करवाया, ठीक है, पर तुम अपने आप को खुद यहाँ पर इतना स्ट्रगलफुल कैसे बना सकती हो? रानन कहने लग जाते कि मेरे लिए यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अपनी इस लाइफ में मैंने एक बात समझ लिया है, अगर तुम्हारे पास पैसे तो तुम्हारे पास पावर है, और उन पैसों से आई हुई पावर से कोई तुम्हें यहाँ पर बुली नहीं कर सकता। और तब यहाँ पर लोग को समझ आता है कि आखिर जानन इतने सारे पैसे क्यों अर्न करना चाहती है। वो वहाँ से जाने लगती है जहाँ वो गिरने वाली थी, पर यहाँ पर लू उसे संभाल लेता है और वो उसे हक करने लग जाता है। जानन वहीं पर सो जाती है। एंड नेक्स्ट डे जब यहाँ पर लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब यहाँ पर जानन को रियलाइज होता है कि लू उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रहा है। उसे रात वाली व्हीलचेयर वाली बात याद तो आती है, बट उसे बार बार लग रहा था कि नहीं, शायद से वो सिर्फ एक सपना होगा, ना कि रियलिटी। आंटी यहाँ पर देखती है और नोटिस करती है कि किस तरीके से यहाँ पर लू कितना शाय फील कर रहा है, विच मीन्स यहाँ पर रात को जरूर कुछ तो हुआ होगा। एंड आगे जाकर यहाँ पर उन्हें बहुत जल्दी उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस मिलने वाले हैं। तब तक यहाँ पर वो लू से कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर शैन परिवार से कॉल आया था और वो मियाँ रो रही थी। उसने कहा कि तुमने उसे उल्टा सीधा कह दिया, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर यहाँ पर उससे माफ़ी मांगो। लू मना कर देता है। आंटी बोलते कि देखो, हमारे परिवार का और शैन परिवार का रिश्ता बहुत पहले से ही है और मैं इस रिश्ते को नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वो मना करने लग जाता है। तब आंटी उसके कान खींचने लगती है और जानन यहाँ पर आंटी को रोकती है और उन्हें एक्सप्लेन करती है कि एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। आंटी बोलते कि ठीक है। जानन कहते कह रहे अब आप यहाँ पर कुछ कहेंगे नहीं। एंड जानन को लगने लग जाता है कि अब शायद से यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाएगा और उसे घर से जाना पड़ेगा, पर यहाँ पर आंटी कहती कि नहीं, मैं क्यों मारूं, लू ने तो यहाँ पर सही काम किया उसे सुनाकर, और ऐसे भी यहाँ पर वो होती कौन है तुम्हें कुछ बोलने वाली, तुम लू परिवार की डॉटी रहो रैनन, तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सुनकर यहाँ पर जानन आंटी को थैंक यू बोलने लगती है और उसे अब समझ आता है कि जब कोई आपको प्रोटेक्ट करता है एज अ फैमिली तो कैसा फील होता है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता, भले यहाँ पर वो शैन परिवार के मेंबर्स क्यों ना हो। और देखना, अब कोई माफ़ी मांगेगा तो वो मियाँ है, वो खुद यहाँ पर आकर माफ़ी मांगेगी, तब मैं शैन परिवार को माफ़ कर दूँगी, वरना अगर नहीं किया तो फिर मेरा रिश्ता और उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऐसा बोलकर आंटी वहाँ से चली जाती है। एंड बाद में यहाँ पर जानन धीरे 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 जाकर वहाँ पर लोग के क्लोज चली जाती है एंड पूछते कि कल मैंने ड्रिंक करने के बाद कुछ कहा तो नहीं था ना, और किया तो नहीं था। लोग कहते कि नहीं, कुछ नहीं हुआ था। ऐसा बोलकर वो मैग्मा से हनी वाटर मंगाता है और पीता नहीं है। रानी से कहता है कि मेरा मन गया तो मैं इसे फिनिश कर दो, ना वेस्ट हो जाएगा। मैग्मा यहाँ पर समझ जाती है कि ये तो बस बहाना था, ज़रूर यहाँ पर यंग लेडी ने ड्रिंक किया होगा और उनके हेडेक्स को दूर करने के लिए उन्होंने ये हनी वाटर मंगाया होगा। और रानी सोचती है कि मुझे क्या कचरे का डब्बा समझ कर रखा है कि जो मन नहीं किया वो ट्रैश बिन में डाल दिया। और वो पानी पीकर वहाँ से जाने लग जाती है। रानन की यहाँ पर बीच रात को नींद खुल जाती है बिकॉज यहाँ पर जोर जोर से बारिश हो रही थी और बिजली भी तो कड़क रही थी। एंड वो यहाँ पर लू को नोटिस करती है जो कि घबराया हुआ था, और जब वो उसके पास जाती है तब यहाँ पर लू उसे दूर भगा देता है। लेकिन रानन को उसकी हालत देखने जा रही थी। वो सोचती कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर मॉम मेरे साथ अच्छी है इसलिए मैं एक और बार ट्राई करूँगी। एंड वो उसके पास जाते उसे समझाते कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट नहीं करूँगी और ना ही तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगी, क्योंकि फिर तुम यहाँ पर पैसे डिडक्ट कर दोगे तो मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें शांत कराने के लाई हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके कानों पर हाथ लगा देती है ताकि यहाँ पर उसे थोड़ा सा सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील हो। एंड ठीक वहाँ पर ऐसा होता है पहली बार लू के साथ। वह दूसरे और आंटी थी जो कि तुरंत ही स्टाफ को बोल रही थी डॉक्टर को बुलाने के लिए, बिकॉज घर पर रहे सभी लोगों को पता है कि बचपन से उस इंसिडेंट के बाद में लू को यहाँ पर बिजली से और तेज़ बारिश से कितनी ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि उसके अंदर बचपन का ड्रामा अभी भी जो है। लेकिन जैसे यहाँ पर आंटी धीरे से दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि किस तरीके से यहाँ पर लू रानन को हक कर है, तो वो शांति से दरवाज़ा बंद करती है एंड स्टाफ को भी मना कर देती है डॉक्टर को बुलाने से, क्योंकि यहाँ पर रानन जो उसका ध्यान रख रही है। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, सबसे पहले लू उठता है और रानन भी उठती है। रानन उठते ही यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने वाली थी, बट यहाँ पर लू उसे कुछ भी करने से मना कर देता है। रानन सोचते कि इससे क्या हो गया, दिन ब दिन इसका बिहेवियर इतना सॉफ्ट कैसे होता जा रहा है। तब तक स्टाफ की आवाज़ आती है जहाँ पर उन्हें रेडी होकर नीचे बुलाया होता है, बिकॉज यहाँ पर आंटी शैन जो आई थी मिया को लेकर। एंड जैसे यहाँ वो लोग नीचे आते, मिया भागने लग जाती है लू की ओर। रानन पीछे हटती है तो वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है एंड इंजाम यहाँ पर रानन पर लगाने लगती है कि रानन ने उसे गिराया हुआ है, अब जस्टिस तो होना ही चाहिए।
आंटी शीन यहाँ पर ये सब कुछ लू की मॉम पर छोड़ देती है एंड आंटी चाहती थी कि अब माफ़ी मांगी जाए, लेकिन यहाँ पर लू रानन को माफ़ी मांगने से मना कर देता है। मिया कहने लग जाते कि रानन को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गलती यहाँ पर रानन की है। आंटी कहते कि एक सेकंड मिया, मैंने तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा है, गलती यहाँ पर तुम्हारी है, बिकॉज हम में से किसी ने भी यहाँ पर रानन को तुम्हें धक्का देते हुए नहीं देखा। तुम बस यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ पर इल्ज़ाम लगा रही हो और उसे फंसाना चाहती हो। लू भी सही कह रहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगी, माफ़ी यहाँ पर तुम्हें मांगनी चाहिए। मियाँ तब अपनी मॉम से कंप्लेन करती है, लेकिन आंटी शीन का मुंह नहीं खुलता, बिकॉज उन्हें पता है कि लू परिवार के साथ में उन्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट को आगे जो बढ़ाना है। मियाँ को फिर बाद में माफ़ी मांगनी पड़ती है एंड वो रानन से कहते कि चलो हम गार्डन में वॉक कर आते, कुछ बातें भी कर लेंगे। रानन यहाँ पर समझ जाती कि मियाँ कुछ तो करने वाली है, बट वो सोचती कोई बात नहीं, जब उसकी मदर इन लॉज के साथ में तो उसे डरने की कौन सी बात है, तो वो उनके साथ चली जाती है। आंटी यहाँ पर लू को खड़ी होकर समझाती है कि मियाँ ज़रूर कुछ तो करेगी, वो चुप नहीं बैठने वाली है, इसलिए वो लू को नज़र रखने के लिए भेज देती है एंड बोलती है कि सच सच बताना, तुम्हें यहाँ पर रानन पसंद आने लगी है ना। लू को डिवोर्स वाली बात याद आती है और वो अपनी मम्मा को बताना चाहता था कि 1 मंथ बाद में वो डिवोर्स लेंगे, लेकिन आंटी सिर्फ 1 मंथ तक सुनती है एंड उन्हें लगता है कि शायद से 1 मंथ बाद वो ग्रैंड माँ बनने वाली है, तो वो और खुश हो जाती है। लू को भेज देती है और आंटी शीन के साथ आगे की डिस्कशन के लिए बैठ जाती है। लू भी यहाँ पर स्टाफ्स के साथ दूर खड़े होकर देख रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर जानबूझकर मियाँ रानन को उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, उसी के फैमिली मैटर को लेकर उसे ट्रिगर करी थी और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करी थी। जानन यहाँ पर उसे धक्का मार देती है और तार यहाँ पर मुझसे कॉलेज की भी बात याद दिला रही थी। मियाँ को लगा था कि रानन कुछ नहीं करेगी, बट यहाँ पर रानन तो उसका हाथ वाथ सब कुछ मरोड़ने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है तुम कॉलेज टाइम की तरह मुझे बुली कर सकती हो, बट नहीं, अब मैं यहाँ पर पावरफुल बन चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती मियाँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे बहुत पिटती है और जब यहाँ पर आंटीज आने लगती है तब वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है ताकि ऐसे लगे जैसे मियाँ ने यहाँ पर उसे बहुत मारा है। एंड ठीक यहाँ पर ऐसे ही होता है। वो कहने लग जाती कि माँ, अगर आप नहीं आती तो मियाँ तो आज मुझे यहाँ पर मार ही दिया होता। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो रोने लगती है, जहाँ पर आंटी मियाँ को बहुत थप्पड़ मारती है। आंटी शीन कहती कि हो सकता है शायद से यहाँ पर कुछ गलत फहमी हुई होगी, लेकिन लोग की मम्मा क्लियरली कह देती कि पॉसिबल ही नहीं है, रानन एक अच्छी चाइल्ड है। एंड रानन तो यहाँ पर बहुत स्मार्ट थी, उसने अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू रखी थी जहाँ पर मियाँ की सभी बातें वो अपनी मदर इन लॉ को सुनाने लग जाती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर वो आंटी शीन से कहती कि क्यों अभी भी आपको लग रहा है कि मेरी रानन ने गलत किया, तो बिल्कुल नहीं किया। ऐसा बोलकर यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को वहीं पर तोड़ देती है एंड वहाँ से उन दोनों को जाने के लिए कह देती है। लू को यहाँ पर अपनी वाइफ पर बहुत प्राउड फील हो रहा था और साथ साथ मियाँ को लेकर गुस्सा भी आ रहा था। जाते हुए यहाँ पर आंटी मियाँ से कहते कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे भी यहाँ पर ये होती कौन है मेन डिसीजन लेने वाली, हम यहाँ पर जैसे न तैसे करके इस प्रोजेक्ट को हासिल कर ही देंगे प्रेसिडेंट की मदद से। वही दूसरे यहाँ पर आंटी को कंपनी से कॉल आ जाता है और उन्हें इमरजेंसी वाली बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में जाना पड़ता है। जब लू को ये बात यहाँ पर रायन के थ्रू पता चलती है तब वो असिस्टेंट के थ्रू पता करने की कोशिश करवाता है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा था। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते थे कि कंपनी के प्रेसिडेंट को बदल दिया जाए, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर लू पैरालाइज्ड है और वो कंपनी में वर्क करने के लिए आ नहीं सकता है, जिस वजह से यहाँ पर कंपनी की स्टेक प्राइसेस नीचे जाती चली जाएंगी और वो नहीं चाहते कि कंपनी पर इतना नुकसान पड़े। तब लू भी यहाँ पर उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल ही लेता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लू को जो कि हॉस्पिटल चला जाता है डॉक्टर जैंग से मिलने के लिए, बिकॉज वो चाहता था कि उसकी लेग यहाँ पर इंस्टेंटली ठीक हो जाए। डॉक्टर यहाँ पर उसे उस इंजेक्शन और मेडिसिन के बारे में बताते जिससे वो इंस्टेंटली ठीक हो सकता है, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बिकॉज लू की एंटायर बॉडी वीक है, तो हो सकता है कि शायद से उस इंजेक्शन और मेडिसिन को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाए। लेकिन लू यहाँ पर साइड इफेक्ट सहन करने के लिए रेडी था, बिकॉज यहाँ पर वो अपना कमबैक जो करना चाहता था। उस समय यहाँ पर एक और पेशेंट की आवाज़ रानन को सुनाई देती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते। वो घबरा सी जाती बिकॉज वो मिस्टर वैंग थे, उसके ही डैड। अंकल यहाँ पर रानन को देखते हैं एंड सोचते कि देखे थे किसी को लग रही है, पर नर्स उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट पेशेंट यानी कि लू जो मिस्टर जैंग के साथ में थे। तभी यहाँ पर लू भी समझ जाता है कि ज़रूर कुछ तो बात है एंड डॉक्टर बताने लग जाते हैं कि वो मिस्टर वैंग है। 6 महीने पहले उन्हें ल्यूकेमिया हो चुका था, विच मीन्स उन्हें पुरानी बातें यहाँ पर ज़्यादातर याद नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर नर्स से कह दिया जाता है उन मेडिसिन को लाने के लिए, और रानन जब यहाँ पर बाहर की ओर जाती तब वो नोटिस करती है कि किस तरीके से वो नर्स उस मेडिसिन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वह यहाँ पर खुद हर्ट कर देती है बट फिर भी उन मेडिसिन को बचा लेती है।
रानन की टॉप प्रायोरिटी होती है उन मेडिसिन को बचाना और लू की टॉप प्रायोरिटी रानन के हाथों को ठीक करना। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों को ठीक करता है। रानन मेडिसिन चेक करने के लिए बोलती है। मेडिसिन भी यहाँ पर कम्प्लीटली फाइन थे, जहाँ पर वो इंजेक्शन लू को दे दिया जाता है एंड असिस्टेंट उस नर्स को पकड़कर तुरंत ही ले आ जाता है एंड अब उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। विच मीन्स कोई तो उसके पीछे होगा जो कि नहीं चाहता है कि लू कंपनी में वापस आए। एंड जिसके बाद में यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो एक्चुअल में उसके अंकल है जो कि उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। पर दोस्तों यहाँ पर वो लोग जब जा रहे थे तब उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। एंड लोग को पता होता है कि जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में न पहुंचे। लेकिन यहाँ पर जानन एक लड़की से उसकी स्कूटर रेंट ले लेती है उस गाड़ी के बदले। एंड यहाँ पर वो लू को बड़ी ही हाई स्पीड में लेकर चली जाती है कंपनी की ओर, जहाँ पर लू से कहता है कि जैसी मीटिंग खत्म होगी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रानन भी सोचे पड़ जाते कि आखिर अब इसे क्या बताना होगा। आंटी जैसी आती है, लू को लग रहा था कि वो उससे हक करेगी, बट आंटी यहाँ पर रानन को हक करने के लिए आ जाती है। एंड यहाँ पर रानन से मिलने के लिए उसकी स्टेप सिस्टर डेजी आ जाती है, जो कि उससे बताती कि अंकल यहाँ पर अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेजेस पर है। उन्हें बहुत रिग्रेट है उन्होंने जो कुछ भी किया है रानन को लेकर, इसलिए वो आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं। रानन यहाँ पर मना कर देती है कि उसका कोई फादर नहीं है और वो किसी से नहीं मिलना चाहती, बट डेजी नील डाउन करते उसे रिक्वेस्ट करती है एंड पूरा इमोशनली उसे ब्लैकमेल कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर रानन को जाना पड़ता है। और ये सब कुछ यहाँ पर डेजी की चाल होती है, वो जानबूझकर रानन को लेकर आई हुई थी। लू बाहर वेट करता है और रानन अंदर जाकर अपने डैड से मिलती है। रानन उनकी बातों को सुनते जाने लगती है, पर अंकल यहाँ पर उठकर नीचे आ जाते और वो लोग तो ऐसा बिहेव करते कि जैसे उन्हें रानन एंड यहाँ पर वो लोग इतना ज्यादा रोते हैं एज इफ यहाँ पर उन्हें रानन को लेकर बहुत गिल्ट फील कर रहा हो। तो वहाँ पर लू अंदर आता है एंड अंकल देखते यहाँ पर से समझ जाते हैं। रानन यहाँ पर अपने डैड से पूछती कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे 10 साल से भी ज़्यादा बाद मिले हैं, इसके बावजूद भी आपको कैसे पता कि मैं रानन हूँ। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिया ने आकर उसकी फैमिली को ढूंढा था एंड अंकल से कहा था कि मेरा काम कर दे तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। एंड अंकल को बोन नैरो ट्रांसप्लांट चाहिए जो कि रानन का ही मैच करता है। और बस वहीं से इन सभी लोगों की प्लॉटिंग शुरू हुई है। रानन उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उम्मीद थी डेजी को और अंकल को कि वो लोग अगर कंटिन्यूसली रोने धोने का ड्रामा करेंगे तो रानन का भी दिल पिघल जाएगा। अंकल यहाँ पर डेजी से कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, एक बार बस ये लड़की रेडी हो जाए बोन नैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, उसके बाद तो खुद जिंदानी बचेगी, लू भी फिर कुंवारा हो जाएगा और फिर डेजी तुम्हारी शादी उससे मैं करवा दूंगा। ये सब कुछ यहाँ पर रानन अंदर से सुन लेती है और समझ लेती है कि आखिर जानबूझकर उसे अप्रोच किया गया। और वो जैसे अंदर जाती है अंकल का ऊ आ ऊ यहाँ पर कमर दर्द शुरू हो जाता है। तब यहाँ पर वो लोग सभी बातों को घुमाने की बहुत कोशिश करते हैं। रानन कहती कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने अपनी कानों से यहाँ पर सब कुछ बाहर खड़े होकर सुन लिया है और आपको लगता है कि मैं अभी भी यहाँ पर आपकी इन बातों पर भरोसा करने वाली हूँ, तो बिल्कुल नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल आगे आते हुए उस पर चिल्लाते हुए एंड लोग उस समय यहाँ पर उन्हें जोर से थप्पड़ मार देता है। ये कहते कि मेरी वाइफ को यहाँ पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। ये सुनकर आनंद सोचती है कि हम एक बार में डिवोर्स लेने वाले हैं और ये सभी के सामने मुझे वाइफ कंसिडर कर रहा है। और वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग कार में बैठे थे तब यहाँ पर वो उसे हक कर कर इमोशनल सपोर्ट दे रहा होता है और वही दूसरे यहाँ पर मियाँ गुंडे लेकर आ जाते हैं उन्हें पिटवाने के लिए। ये कहते हुए कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम उसकी जान ही क्यों नहीं ले लो, बाद में यहाँ पर मैं तुम्हें पैसे दूंगी, जिन पैसे से तुम और तुम्हारी बेटी जो मर्जी आए वो कर सकते, ये तो इनफ होगा ही। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। जब यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंचते तब यहाँ पर जानन उससे पूछती भी कि तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ऑफिस के बाद में, लेकिन आंटी तब तक यहाँ पर उन्हें डिनर करने के लिए बुला देती है। जानन को फिर यहाँ पर याद आता कि वो लोग तो कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स लेने वाले, तो वो नहीं चाहते कि आंटी उससे इतना भी ज़्यादा इमोशनली एज अ डॉटर इन लॉ अटैच हो जाए। वो डिनर को हाफ फिनिश करके वहाँ से चली जाती है एंड आंटी भी नोटिस करती कि जानन यहाँ पर कुछ सैड सी थी। वो लू से कहने लग जाती कि आखिर तो क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है। लू तब बताता है कि ऐसी बात नहीं है मॉम, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं यहाँ पर जानन को और अपसेट ना करूँ एंड रीज़न ढूंढूँ कि आखिर यहाँ पर वो सैड क्यों है। तब आंटी भी यहाँ पर खुश हो जाती है बिकॉज लू भी तो यहाँ पर एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी जो है एंड उसने भी यहाँ पर जानन को एक्सेप्ट कर लिया। बस ये बात अब तक उसने जानन को बताई नहीं है। एंड जब यहाँ पर वो आकर सोफा पर सोने जा रही थी तब वो जानबूझकर तुरंत ही आंखें बंद कर देती है बिकॉज उसे लग रहा था कि लू यहाँ पर चाहता है
जाने वाली बात को लेकर बात करना, जहाँ पर वो शायद से चाहता हो कि मैं जल्दी से चली जाऊँ, लेकिन यहाँ पर लू हेयर ड्रायर लेकर आता है उसके हेयर ड्राई करने के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर वो उसे फाइनली एक्सप्रेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। लेकिन रानन को लगने लग जाता है कि नहीं, शायद ये सब कुछ एक बहाना होगा। उसे अपनी मॉम की वो बात याद आती है जहाँ पर उसकी मॉम ने उससे कहा था कि हर एक मैन एक जैसे होते, तुम उन पर ट्रस्ट कभी नहीं कर सकते। और जब उसकी मॉम के साथ ये सब कुछ हो चुका है तो व्हाट इफ उसके साथ भी ये सब कुछ हो जाए। एंड डर के मारे यहाँ पर वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है। लू से कहते कि आई नो यहाँ पर तुम्हारे पास ट्रॉमास अभी भी तुम्हारे साथ ही होंगे, तुम्हें इन डाउट रख रहे होंगे कि क्या ये सब कुछ सही भी है या फिर नहीं, बट तुम फिक्र मत करो, तुम अपना जितना चाहे टाइम उतना ले सकती हो, और मैं अपने एक्शन के थ्रू तुम्हें बिलीव दिलाऊंगा कि मेरा ये लाइक और लव तुम्हारे लिए ना ही फेक है और ना ही तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए, ये सब कुछ यहाँ पर रियल है और कुछ नहीं। एंड बाद में वो उसे यहाँ पर सोफ़ा से बेड तक लेकर आता है। ये कहते कि अब से तुम यहाँ पर ये सुना, और अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं सोफ़ा पर सो जाऊँगा। एंड वही दूसरे यहाँ पर जानन को जाना था अपने ओल्ड हाउस अपने कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर लू को एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है। इस वजह से उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर वो असिस्टेंट से भी कह देता है कि रानन की लोकेशन को ट्रैक करते रहना, कहीं वो मुसीबत में न पड़ जाए। एंड वो मुसीबत में पड़ जाती है बिकॉज यहाँ पर डेज़ी से किडनैप करके जो लेकर आ जाती है हॉस्पिटल में। एंड तब यहाँ पर रानन को पता होता है कि इनके पास तो इतने पैसे नहीं है ये सब कुछ डॉक्टर को पैसे खिलवा कर ये करने के लिए, तो ज़रूर कोई उनका साथ दे रहा होगा। एंड मियाँ भी यहाँ पर सामने आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि सब कुछ यहाँ पर मियाँ की वजह से हो रहा है। एंड मियाँ चाहती है कि रानन हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाए, जिसके बाद में यहाँ पर लू के साथ वो जाकर आगे शादी कर सके। लू भी यहाँ पर रानन का लोकेशन ट्रेस कर लेता है और वो लोग यहाँ पर फाइनली पकड़े जाते हैं। मियाँ तो यहाँ पर बातों को पलटना शुरू कर देती है, लेकिन लो उसकी एक भी बातों को नहीं सुनता। गार्ड्स आकर उन सभी को पकड़ते हैं एंड लो तुरंत यहाँ पर रानन को लेकर वहाँ से डॉक्टर के पास आता है चेकअप करवाने के लिए कि कहीं कुछ रानन को हो न जाए। एंड यहाँ पर आंटी लू पर चिल्ला रही थी, जहाँ पर रानन आंटी को मना करती है और लू कहते हैं कि नहीं, आज यहाँ पर जितना तुम्हें भी डांटना है तुम मुझे डांट सकती हो, बिकॉज तुम्हारा हक बनता है। अगर मैं तुम्हें ड्रॉप करने गया होता तो आज ये सब कुछ बिल्कुल नहीं हुआ होता। रानन कहते कि अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो, ऐसे भी तुम ड्रॉप करने नहीं आए तो क्या हुआ, तुम एटलीस्ट समय से मुझे बचाने तो आ गए थे। इससे नेगेटिव बातें कम सोचो और पॉजिटिव ज़्यादा। एंड फिर हम बाद में यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो उसे काट दे रहा था और उसके अंदर 1 बिलियन होते। ये देखते यहाँ पर रानन कहते कि ठीक है और जाकर पैकिंग करने लगती है। लू कहता है कि तुम सामान पैक क्यों कर रही हो। रानन कहते कि तुम यही चाहती हो ना 1 बिलियन देके कि मैं चली जाऊँ, तो बस मैं अपने सामान पैक कर रही हूँ, तुम्हें और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इतने में यहाँ पर आंटी आती है जो ये सब कुछ देखती ही लू को कह देती है कि रानन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, तुम्हें जाना तुम घर छोड़कर जा सकते हो। और वो रानन को लेकर उस कमरे से भी चली जाती है जहाँ पर लू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते कि मैं तो तुम्हें अफ्रीका भेज कर रहूँगा। एंड फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर रानन को असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट उसे समझा रहा था कि मैम प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आखिर वो आपको कैसे इम्प्रेस करे, तो मैंने उनसे कहा था पैसे देकर कार्ड देकर, तो वो आपको 1 बिलियन इम्प्रेस करने के लिए दे रहे थे, ना कि जाने के लिए। तब यहाँ पर रायन को समझ आता है कि उसने तो लू की पूरी बात सुनी ही नहीं थी और उसे भी फिर उसके लिए सॉरी फील होने लगता है। एंड वही दूसरा यहाँ पर वो उसे सामने से अपने मील में से खाना निकाल कर देती है एंड सॉरी बोलती है, जिससे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली दूर हो जाती है। लू यहाँ पर रानन को लेकर ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर सभी लोग रानन को देख रहे थे, और जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे तब यहाँ पर वो उसे हक करा था और रानन दूर जा रही थी। लू कहते कि अरे तुम क्या बदल चुकी हो, याद है ना शुरुआती टाइम से तुम्हें कैसे मेरे मसल्स को टच करना था, आई मीन एब्स को, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ टच कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। एंड जानन उससे कहती कि ऐसी बातें मत करो, बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है। और फिर यहाँ पर वो लोग कंपनी के अंदर चले जाते हैं। और वह दूसरा बात यहाँ पर देखते हैं उनके घर जाने का टाइम। जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठे थे तब यहाँ पर लू रानन से ड्राइव करने के लिए गया था। रानन यहाँ पर मना कर देती है, वो कहती कि मुझे ड्राइव करना तो आता है लेकिन इतनी लग्जरियस कार के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकती। वो कहता है कि अरे ये कार अगर टूट भी गई तो इसमें क्या हुआ, और भी तो सारे कार है। वो कहती कि अच्छा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहुत सारे लोग हैं मुझे मिल जाएंगे। एंड वो यहाँ पर खुश हो जाता है बिकॉज जानन इसके साथ फ्लर्टी और रोमांटिक बातें जो कर रही थी। लेकिन फिर यहाँ पर वो ड्राइव करती है और ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर लू कार को कंट्रोल में लेता है एंड जैसे तैसे वो लोग यहाँ पर उस कार से बाहर निकलते, बट उन्हें चोट भी बहुत ज़्यादा आती है। एंड जब कार का डैश कैमरा चेक किया जाता है
तब मियाँ पकड़ी जाती है, जिसके बाद मियाँ को यहाँ पर बड़े प्यार से घर बुलाया जाता है। और जब घर बुलाया जाता है तब मियाँ खुश हो जाती है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव बातें होंगी। लेकिन यहाँ पर उसके आते ही आंटी उसे थप्पड़ मारने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटी की जान के पीछे पड़े हुए हो। रानन खुश हो जाती है बिकॉज आंटी यहाँ पर उसे बेटी जब बुला रही थी और उसे यहाँ पर बहुत मारा जाता है। ये कहते कि अब बस बहुत हो गया, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट तो होगी, लेकिन उसी के साथ साथ तुम यहाँ पर जेल में भी जाने वाली हो मर्डर के केस में। एंड वो लोग पुलिस को बुलाकर उसे यहाँ पर पुलिस के हवाले कर देते। फिर दोस्त हम यहाँ पर देखते आंटी को, जो कि अब बस चाहती थी कि जल्दी से यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाए। एंड जब वो दोनों यहाँ पर ऊपर क्यों जाते, तब यहाँ पर दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते एंड एक दूसरे के साथ पे नाइट स्पेंड करते। जिसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर रानन चली जाती है इतने भारी भरकम स्नो में उसे पिक करने के लिए। लू से कहता भी है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था, पर रानन उससे कहती कि न्यूज़ ही ऐसी है। एंड तब यहाँ पर वो से अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ बताती है, जहाँ पर लू बहुत खुश हो जाता है कि वो फादर बनने वाला है। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा इसी तरीके से हैप्पीली एंड हो जाता है।